वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स असली में क्या है? ये सेट ऑफ लॉ सेट अप बाय द आरबीआई। ये बैंक्स में इतना ज्यादा स्कैम हो रहा था और इतना ज्यादा पैसे का लेन देन हो रहा था, ये आरबीआई ने सेट ऑफ लॉस सेटअप कर दिया ताकि कोई भी बैंक बंद ना हो या फिर बैंकों से सब पैसे लूटपाट ना किया जा सके। इसके लिए सेट ऑफ लॉ बनाए गए जिसका नाम दिया गया आपका प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सेट ऑफ लॉ बाय द आरबीआई विच ऑल द बैंक्स हैव टू फॉलो फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स बैंक्स एंड इट कस्टमर्स। फिर आता सेबी, SEBI। सेबी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसे कब सेटअप किया गया था? इसे सेटअप किया गया था 12 अप्रैल 1988 और इसको रियल में पावर मिला था 1992। ये जो है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे सिर्फ जब स्टार्टिंग में बनाया गया था 1988 में, इसे सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटीज कौन कितना पैसा निकल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसे लगते हैं, कितना पैसे इनकम हो रहा है, ये सब सिर्फ देखने के लिए बनाया गया था। पर इसको कोई पावर नहीं दिया गया था कि ये इसको कंट्रोल कर पाए या कुछ इंटरफेयर कर पाए। पर बाद में इसको पावर दिया गया 1992 में। आप लोग में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा स्कैम 1992 या फिर बिग बुल ने जो स्कैम किया था 1992 में, उसमें पूरा इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरा हिल गया था और उस टाइम गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था कि बैंक के एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए कोई बॉडी बनाई जाए। तो उस वक्त पे पावर दिया गया था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये पावर किस कमेटी के हिसाब से दिया गया? ये पावर दिया गया था नरसिम्हन कमेटी। ये नरसिम्हन कमेटी ने बताया था कि आपके सेबी को स्टैट्यूटरी पावर देना चाहिए ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर पाए। तो एस्टैब्लिश की अगर बात की जाए तो फिर बनाया था 1988 में, बाद में इसे स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था 1992 में। फिर देखते हैं बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे आप लोन नहीं दे सकते, मतलब बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकते। अब ये इंटरेस्ट रेट क्यों बनाया गया था? क्योंकि बैंक पहले क्या करते थे, अपने जो कस्टमर होते थे या फिर कस्टमर जो बैंकों को पैसा खिलाते थे उनको काफी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया करते थे। इतनी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे कि बैंकों को उनसे नुकसान हो जाता था। पर एम्प्लॉय को क्योंकि पैसा खिला दिया जाता था इसलिए वो बैंकों लोगों को काफी सस्ते में लोन दे देते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने बनाया बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच लोन कैन नॉट बी गिवन। तो अगर आपको लोन देना होगा बेस रेट के नीचे तो आपको डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है। बेस रेट के नीचे अगर आप लोन देना चाहते हैं तो फिर एक गारंटी देना पड़ता है आपको बैंकर के हिसाब से कि हाँ वो पैसा दे देगा, तभी आप बेस रेट के नीचे दे सकते हैं। और ऐसे गारंटी अगर आप नहीं दे सकते तो आप कभी भी बेस रेट जो मिनिमम बेस रेट होता है उसके नीचे आप लोन नहीं दे सकते। फिर आता है प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट मिलता है बैंकों में जो रिपीट कस्टमर्स होते हैं या फिर जो बहुत अमीर कस्टमर होते हैं जो बहुत सारा पैसा लोन लेते हैं, उनके लिए एक स्पेशल रेट रहता है जिनसे उनको पैसा मिलता है। द रेट एट विच लोन इज गिवन टू स्पेशल कस्टमर्स बाय द बैंक, यही होता है प्राइम लेंडिंग रेट। जो बैंकों से बार बार पैसा लेते हैं और पैसा वापस भी देते हैं और या फिर बहुत सारा पैसा एक साथ लोन ले रहे हैं, उनको स्पेशल कस्टमर्स होते हैं और उनको एक स्पेशल रेट दिया जाता है लोन के लिए और ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड रहता है। फिर आते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो डिमांड ड्राफ्ट को डीडी कहते हैं। ये तो काफी कॉमन है और आपने बैंक में कभी गए होंगे या फिर बैंक में आपको कोई काम रहा होगा तो आपने डिमांड ड्राफ्ट का नाम तो सुना ही होगा। अब पहले डिमांड ड्राफ्ट समझने से पहले समझते हैं चेक क्या होता है। चेक जैसे कि आपको पता ही है, आप एक अमाउंट लिख के किसी को दे देते हैं वो चेक। मान लीजिए आपने अमाउंट लिख दिया कि किसी को 500 रुपीज देना है, उसके आखिर में आप लिख देते हैं ओनली, तो वो चेक लेता है। चेक के ऊपर आपका कोई सिग्नेचर होता है
और वो सिग्नेचर ले जाके कोई बैंक में देता है। जिस बैंक का वो चेक बुक है, उस चेक बुक पे पैसा वो देखने के बाद बैंक आपको वो पैसा दे देता है। तो सेम चेक का काम करता है बैंकों के लिए डिमांड ड्राफ्ट। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को कहा जाता है बैंकर्स चेक। आप बैंक जब आपको कोई पैसा देना होता है तब बैंक आपको वो अमाउंट लिख के फिर बैंक अपना साइन दे देती है कि इस बैंक से उन्हें पैसा मिलने वाला है। और फिर जाके आप वो डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक में या किसी भी और बैंक में या फिर उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में अगर दिखाएंगे तो फिर आपको वो पैसा मिल जाता है। अ बैंक इशूज अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट। तो यही डिमांड ड्राफ्ट, आप कुछ पैसा अगर देते हैं बैंक को या फिर जमा पैसा अगर देते हैं बैंक को या बैंक को आपको कोई पैसा देना होता है तो बैंक एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको दे देती है। वही डिमांड ड्राफ्ट आप दूसरे बैंकों में दिखाते हैं या फिर उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में दिखाते हैं तो उतना अमाउंट पैसा जितना उस चेक पे लिखा हुआ है वो पैसा आपको मिल जाता है। वही डायरेक्टिंग अनदर बैंक or one of its own branches to pay a certain sum to a specified party। तो यही होता है डिमांड ड्राफ्ट और इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट को कहा जाता है बैंकर्स चेक। फिर हम लोग देखेंगे व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? हम लोग ज्यादातर ये स्कूल और कॉलेजेस के बाहर देखते हैं कोई कोई एटीएम रहता है जिसमें सभी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप पंजाब बैंक का भी कार्ड यूज कर सकते हैं, एसबीआई का कार्ड भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं को कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम, जहां पर सभी कार्ड यूज किए जा सकते हैं और पैसे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। ये व्हाइट लेबल एटीएम जो होता है ज्यादातर हम लोग स्कूल और कॉलेजेस के बाहर देखते हैं। तो एक बार यहाँ पर देख लेंगे क्या है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी नॉन बैंकिंग फर्म। तो वो एटीएम जिसको बिलोंग करता है वो है एक थर्ड पार्टी जो कि एक नॉन बैंकिंग फर्म है। व्हाइट लेबल एटीएम पे कोई बैंक का लोगो नहीं रहता। जैसा मैंने बताया कि एसबीआई का कार्ड भी वहां पर चलता है या फिर आप पंजाब बैंक का कार्ड यूज करेंगे वो भी चलता है। तो कोई भी स्पेसिफिक बैंक का लोगो उस पर नहीं बना रहता। और आप दूसरा अगर कोई एटीएम यूज करेंगे जैसे एसबीआई का एटीएम तो आप देखेंगे पूरा ब्लू रंग का एटीएम है, एसबीआई का लोगो वहां पर दिया हुआ है। मतलब सिर्फ एसबीआई का ही कार्ड वहां पर यूज किया जा सकता है। सर्व कस्टमर्स ऑफ ऑल बैंक्स। मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब सभी उसको यूज कर सके और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सभी यूज कर सके, इसलिए मेनली ये सब जो एटीएम्स होते हैं व्हाइट लेबल एटीएम इनको बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर हम लोग देखेंगे ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स होता है कि आप एक अमाउंट गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट वापस आपको ट्रेजरी बिल दे देता है। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को 500 रुपए दिया है और 500 रुपए के बदले में गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल दे देती है जिसमें लिखा रहता है कि इस आदमी ने मुझे 500 रुपए दिए है और इस टाइम पे उसको ये पैसा मिल जाएगा। तो यही होता है ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल जो होता है ये एक साल में पैसा वापस करता है। मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा एक साल में वापस कर देती है। वही देख लेंगे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रॉमिसरी नोट विद गारंटीड रीपेमेंट। मतलब आपने जो पैसे गवर्नमेंट को दिया वही पैसा आपको वापस दे देगी एट अ लेटर डेट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर आपने जो 500 रुपए दिया था गवर्नमेंट को वो 500 रुपए गवर्नमेंट वापस आपको दे देगी और इसी को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। अब आता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड भी ट्रेजरी बिल जैसा ही है, पूरा सेम कंसेप्ट है, पर इसमें जैसा है एक साल के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें एक साल से ज्यादा लगता है। मान लीजिए 3 साल दे दिया कि 3 साल के बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा, वो होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। तो एकदम सेम लाइन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ प्रॉमिसरी नोट विद गारंटीड रीपेमेंट एट अ लेटर डेट। इसमें जो मेन डिफरेंट है मोर देन अ ईयर। इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था ट्रेजरी बिल उसमें लिखा हुआ था लेस देन अ ईयर, विद इन अ ईयर, और इसमें है मोर देन अ ईयर। विद इन अ ईयर अगर करें तो फिर ट्रेजरी बिल्स, और मोर देन अ ईयर अगर देखा जाए तो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आरबीआई की बात माने तो आरबीआई कहती है कि गवर्नमेंट बॉन्ड और ट्रेजरी बिल आपका सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता। तो ट्रेजरी बिल एक साल के अंदर और गवर्नमेंट बॉन्ड एक साल से ज्यादा।
अब देखेंगे पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज की अगर बात करें तो बैंक मेनली जिसलिए बनाया गया था वो है मतलब लोन देने के लिए, पैसा देने के लिए, पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए, चाहे आप सेविंग करना चाहे या फिर कुछ भी दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहे, मतलब कैश का ट्रांजैक्शन के लिए मेनली बनाया गया था। पर अभी उसे दूसरे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे इश्यूएंस ऑफ डेबिट कार्ड। जैसे आप लोग को बहुत जिनको कॉल आता है कि इस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये कीजिए, ये सब होता है आपका पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। मतलब कोई भी काम अदर देन द बैंक का नॉर्मल काम जो होता है पैसा लेना और देना, कैश ट्रांजैक्शन, उससे अलग अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो फिर वो सब आता है अंडर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। तो वही लिखा है एक्टिविटीज ऑफ बैंक अदर देन नॉर्मल बैंक एक्टिविटीज, इन सबको कहा जाता है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब हो गया आपका पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। फिर ये समझेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है वो ज्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो कम हो जाता है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मान लीजिए सब्सिडी। सब्सिडी मैंने डिटेल्स में पहले समझा दिया था, तो आई होप फिर से समझा नहीं होगा। सब्सिडी हो गया, फिर आपका डेवलपमेंट के लिए कोई काम हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल एड हो गया, ये सब में गवर्नमेंट का जो है वो पैसा खर्चा होता है, इन्हें बोलता है एक्सपेंडिचर। और हायर देन द रेवेन्यू। अब पैसा कहां से मिलता है गवर्नमेंट को, पैसा मिलता है गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन से। तो अगर ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और ये रेवेन्यू कम हो जाएगा तो तब होता है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ बजटरी सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर इज हायर देन द रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है वो कम होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस टाइम पे जब गवर्नमेंट के पास कम पैसा होता है तब गवर्नमेंट के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि गवर्नमेंट फंडिंग मांगे और दूसरा होता है कि आरबीआई को कहे कि वो ज्यादा मनी प्रिंट करे। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वही मनी प्रिंट करते हैं। तो इस दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है फंडिंग, मतलब बाहर के देशों से पैसा मांगना या फिर लोन मांगना बड़े बड़े बैंकों से, एक हो गया फंडिंग, और दूसरा हो गया आरबीआई टू प्रिंट मोर मनी। आरबीआई से कह के ज्यादा मनी प्रिंट करवाना। पर आरबीआई से कह के जब ज्यादा मनी प्रिंट करवाया जाता है इससे इन्फ्लेशन होता है। इससे होता है इन्फ्लेशन, मतलब चीजों का जो दाम है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप ये समझिए, आरबीआई को जब ज्यादा मनी प्रिंट करने के लिए बोला जाता है तब ऑब्वियसली लोगों के पास भी ज्यादा पैसा हो जाता है और प्रोडक्ट आपका सेम रहता है, तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा पैसा जो है वो प्रोडक्ट पे खर्चा ना हो पाए। इसे आसानी से आप समझ लीजिए कि कोई गांव है, गांव में अगर आपको कोई घर भाड़े में लेना है तो उसका 2000 रुपया होता है भाड़ा। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ अभी के लिए समझ लीजिए। कोई गांव में आप अगर एक रूम लेना चाहते हैं तो उस रूम का भाड़ा 2000 रुपए है। पर वही सेम घर अगर आप सिटी में भाड़ा लेना चाहते हैं तो सिटी में भाड़ा पड़ेगा आपका 6000 रुपए। तो ये अब क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि विलेज में जो लोग हैं उनके पास पैसा कम रहता है, पैसा ज्यादा नहीं रहता है, और इसलिए जो सामान है जैसे यहाँ पर घर है उसका दाम भी कम रखा जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए गांव में दाम रखा 6000 रुपया तो कोई भी उस घर को ले नहीं पाएगा और वो घर वैसे ही रख जाएगा। इसलिए गांव में जब पैसा कम है तब सामान का दाम भी कम रखा जाता है ताकि वो सामान बेच पाए। अब हम लोग शहर में आते हैं, शहर में लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए जो सामान है उसका भी दाम बढ़ा दिया जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि कोई ना कोई तो उसे खरीद ही लेगा। मान लीजिए अगर इस घर का दाम यहाँ पर शहर में 2000 रुपए होता है तो ये मतलब बहुत ही लॉस हो जाता है उसको, और उसको प्रॉफिट इनकम का नहीं रहता है, पर वो 6000 में रूम को बेच रहा है और दाम इसका बढ़ जा रहा है। तो फिर ये इजी कॉन्सेप्ट ये समझिए, जब भी मार्केट में ज्यादा पैसा रहता है, मोर मनी, तब होता है आपका इन्फ्लेशन। और मार्केट में जब कम पैसा होता है तब होता है आपका डिफ्लेशन। इसे इसलिए कहा जाता है इन्फ्लेटरी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग।
ये मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, पैसा लेने का मेथड है, इससे चीजों का दाम बढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको इन्फ्लेशनरी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।